फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज जो हम आर्टिकल जिसके बारे में बात करेंगे वो मेनली इंडियन एक्सप्रेस के हैं। 5 आर्टिकल हैं। आज बहुत ज़्यादा कंटेंट आया हुआ है, तो आप लोग पेशेंस के साथ देखिएगा। पहला आर्टिकल जिसके बारे में बात करेंगे वो है इरेजिंग मक्कालेज मार्क। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम बात करेंगे वो है इंडिया स्विस पार्टनरशिप। जो थर्ड आर्टिकल है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है व्हाट इज़ अ पार्लियामेंट प्रिविलेज कमिटी, हाउ इट वर्क्स। फोर्थ, यूरिया डिलीवर मोर। And the fifth article is vacation of Supreme Court, High Court judges, the debate and the facts। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना पहला आर्टिकल है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इरेजिंग मक्कालेज मार्क। ये आर्टिकल विवेक देवराय और आदित्य सिन्हा जी ने लिखा है, जो पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं। और ये आर्टिकल इसलिए आया हुआ है क्योंकि रिसेंटली पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने 3 बिल लाए हैं, जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता बिल। दूसरा जो इंट्रोड्यूस किया है वो है भारतीय साक्ष्य बिल, और थर्ड है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये तीनों बिल किसको रिप्लेस करेंगे? पहला बिल रिप्लेस करेगा आईपीसी 1860 को, दूसरा बिल जो है रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, और जो थर्ड है वो है सीआरपीसी 1973। इन तीनों को रिप्लेस करने का एम क्या है? टू ट्रांसफॉर्म अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विच हैव अ पोटेंशियल टू अचीव द एस्पिरेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें जो हैं आई हैं, उसके बारे में ये बेसिकली आर्टिकल लिखा गया है। क्या रीज़न है रिप्लेस करने का, इसके बारे में बात की गई है। सबसे पहले जानेंगे कि आईपीसी क्या है। आईपीसी जो है इट लेज आउट ऑफेंसेस, देयर डेफिनेशंस एंड पनिशमेंट। ठीक है, जो भी क्राइम है उसकी डेफिनेशन क्या होगी और उसका पनिशमेंट क्या होगा, इसके बारे में जो है बात कायमी की गई है आईपीसी में। सीआरपीसी में फिर क्या लिखा गया है? सीआरपीसी में सारी डिटेल प्रोसीजर लिखी गई है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मतलब किस पद का होगा जो इन्वेस्टिगेट करेगा, कलेक्शन ऑफ एविडेंस क्या होंगे, पनिशमेंट क्या होगी, वो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी प्रोसीजर है उसके बारे में बात की गई है सीआरपीसी में। और इंडियन एविडेंस एक्ट में कौन कौन से एविडेंस परमिसिबल हैं, कौन से नहीं हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, इन सब सारी चीज़ों की बात की गई है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या आर्टिकल में रीजंस दिए हुए हैं। 5 रीजंस की बात की हुई है। सारे रीजंस के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से और समझेंगे। देयर आर 5 रीजंस व्हाई दिस बिल्स आर इम्पॉर्टेंट। 1 इज़ इरेजिंग कॉलोनियल लेगेसी। तो सबसे पहला रीज़न क्या है हमारा? इरेजिंग कॉलोनियल लेगेसी। ठीक है, द रीज़न इज़ क्लियरली आर्टिकुलेटेड। बिफोर एनालाइजिंग एनी बिल वन शुड रीड द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीज़न that accompanies the bill. To quote the SOR of the Bharatiya Nyaya Samhita, in the year 1834, the first Indian Law Commission was constituted under the chairmanship of Lord Thomas Babington Macaulay to examine the jurisdiction, power and role of the existing court as well as police establishment and the laws in force in India. ठीक है, तो सब इसमें बात की गई है कि जो हमारा आईपीसी बना है वो 1834 में फर्स्ट लॉ कमीशन बना था, उसने जो है इसको कोडिफाई किया था। जो बिल जो है एक्ट कन्वर्ट हुआ 1860 में, और वो क्या उसने जो है क्या चीज़ें की थी, क्या एग्जामाइन किया था? बेसिकली द ज्यूरिसडिक्शन, पावर एंड रूल ऑफ द एग्जिस्टिंग कोर्ट एज वेल एज पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो क्या ज्यूरिसडिक्शन होगी, क्या पावर होगी, और क्या क्या रूल्स होंगे जो हमारे एग्जिस्टिंग कोर्ट के हैं, कैसे कोर्ट चलेगी, कैसे क्रिमिनल जस्टिस पूरा सिस्टम जो है बनेगा, क्या क्राइम होंगे, क्या उसकी डेफिनेशंस होगी और क्या पनिशमेंट दिए जाएंगे, इस सब के बारे में जो है सबसे पहले 1834 में लॉ कमीशन ने बात की थी। और कोडिफिकेशन ऑफ जो पीनल हैं उनका सारा क्रिमिनल जो सिस्टम है उसको कोडिफाइड किया गया था पहली बार। ठीक है, 1860 में। और फिर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस was made by the commission was on Indian Penal Code, which was enacted in 1860, and the said code is still continuing in the country with some amendments made there to from time to time। मतलब उसके बाद से जो है 1860 वाला जो आईपीसी है वो आज भी जो है चल रहा है। थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स हुए हैं समय समय पर, लेकिन आज भी जो है ये हमारी कॉलोनियल लेगेसी को शो कर रहा है। और मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है ये 3 बिल लाने का कि हम ये कॉलोनियल लेगेसी जो विरासत है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है फिलोसॉफिकल रीज़न। क्या है? इसमें कहा गया है कि द मूव टू रिफॉर्म दिस लॉज इज़ नॉट मेयरली अ लीगल इम्पेरेटिव बट अ फिलोसॉफिकल वन। ठीक है, तो जो लॉज लेके आ रहे हैं उसका सिर्फ लीगल इम्पेरेटिव नहीं है, लेकिन एक फिलोसॉफिकल आस्पेक्ट भी है। ठीक है, एज जॉन लॉकी वुड पुट इट, देयर इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट एंड द गवर्न। ठीक है, तो जॉन लॉकी ने क्या कहा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट और गवर्न के बीच में। तो आउटडेटेड जो लॉज होते हैं, अनजस्ट जो प्रोविजंस होते हैं, उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत कौन से लॉज से? दैट रिफ्लेक्ट द ईथोस, नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया इज़ अ स्ट्राइड टुवर्ड्स फुलफिलिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट। उसको हम रिप्लेस करके इंडिया की जो करंट एस्पिरेशन है, कंटेम्प्रेरी इंडिया की जो एस्पिरेशन है, समकालीन भारत है, जो नए युवा है, जो न्यू इंडिया है, उसकी एस्पिरेशन फुलफिल करने के लिए हम जो है
नए लॉज लेके आते हैं और वो इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करने में हेल्प करता है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको। तो ये अब दूसरा एस्पेक्ट हो जाएगा जो फिलोसॉफिकल रीज़न है, क्योंकि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हमें फुलफ़िल करना है, अनजस्ट प्रोविजंस को हटाना है, जो आउटडेटेड प्रोविजंस हैं उसको हटाना है और नए लॉज लेके आना है जो इंडिया की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट न्यू इंडिया की बात की जा रही है, उसके जो इथोस और वैल्यू सिस्टम है उसको प्रॉपरली जो है शो किया जा सके। समझ में आया क्या? ठीक है। थर्ड क्या है? व्हेन सोसाइटी प्रोग्रेसेस दे रिक्वायर लॉ दैट मिरर देयर करंट वैल्यूज़ एंड नीड्स। ठीक है, जो जब भी सोसाइटी प्रोग्रेस करती है तो उनको लॉज की ज़रूरत होती है जो उनके करंट नीड्स के हिसाब से हो। ठीक है। नो वेयर इज़ द इवोल्यूशन मोर क्रिटिकल देन इन अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्पेशली व्हेन द काउंटलेस इंडिविजुअल लैंग्विश इन द जेल। तो कहीं और नहीं, सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वहाँ पर, क्योंकि जो काउंटलेस इंडिविजुअल्स हैं वो जेल में सड़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, अ स्टैगरिंग 77% ऑफ इंडियन प्रिजनर इन 2021 वर अंडर ट्रायल। 2021 में 77% जो प्रिजनर है, मतलब 100 में, हर 100 में 77 जो लोग हैं वो अंडर ट्रायल हैं। इसका मतलब ये है कि इनका ट्रायल ही कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 5 साल के लिए जो है, मतलब 5 साल का उनका पनिशमेंट होगा जिनके लिए उन्हें अंदर किया गया है, लेकिन वो 7 साल तक के जो अपने ट्रायल का ही वेट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा पनिशमेंट जो है उनको मिल चुका है। तो ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फ्लॉज हैं, इसको रिफॉर्म करने के लिए जो है हमें न्यू जो बिल है उनकी ज़रूरत है। ठीक है। इसको कैसे रिफॉर्म कर रहे हैं न्यू बिल, इसमें जो है बात की गई है। ठीक है, कैसे बात की गई है कि क्या इंट्रोड्यूस किया है? द इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्युनिटी सर्विस एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इन द BNS रिप्रेजेंट एन इनोवेटिव एंड ह्यूमन अप्रोच टू क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन किया गया है कम्युनिटी सर्विस का। कुछ ऐसे जो स्मॉल क्राइम्स हैं उसके लिए उसके जो पनिशमेंट होंगे वो कम्युनिटी सर्विस होगी, कि आप कम्युनिटी की मदद करिए, कम्युनिटी की सर्विस करिए। जो वेस्ट में आपने बहुत मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, इस तरीके से अगर आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया है तो आपको या तो फ़ाइन लगता है या फिर आपको बोल दिया जाता है कि आपको इतने दिन यहाँ पर इनकी मदद करनी पड़ेगी, इस NGO में काम करना पड़ेगा। तो ये कम्युनिटी सर्विस होता है। तो जो पीटी क्राइम्स हैं, बाय टारगेटिंग पीटी क्राइम्स इट सर्व एज एन अल्टरनेटिव टू इम्प्रिजनमेंट फोकसिंग ऑन रिहेबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन। ठीक है, जो पीटी मतलब छोटे क्राइम्स होते हैं उस, तो ये क्या सर्व कर रहा है? अल्टरनेटिव टू इम्प्रिजनमेंट। जो प्रिजनर्स हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। अननेसेसरली लोग अंडर ट्रायल कर रहे हैं, बहुत साल तक जेल में रह रहे हैं और उसके ऊपर कोर्ट्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा भार बर्डन भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसका एक अल्टरनेटिव है कम्युनिटी सर्विस जो है उसका इंट्रोडक्शन करना एज अ पनिशमेंट, जो कि नए लॉज में लाया गया है। 4 क्या है? द इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इनकन्सिस्टेंसी हैव लेड टू अ कन्फ्यूजन्स। फॉर एग्जांपल, सेक्शन 309 ऑफ IPC criminalize attempted suicide, while the mental health care of 2017 presumes such an attempt due to severe stress and need केयर इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, तो जो हमारा अभी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो उसमें इनकन्सिस्टेंसीज बहुत है ना। उसके कुछ लॉ हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है कि जो 309 सेक्शन है वो क्या करता है? क्रिमिनलाइजेस सुसाइड। मतलब अगर आप सुसाइड करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है गवर्नमेंट ने 2017 लाई थी, उसमें जो सुसाइड है उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया था। समझ में आया? तो ये कन्फ्लिक्ट जो है, ये कन्फ्लिक्ट के कारण कन्फ्यूजन जो है बढ़ जाता है और एम्बिग्यूटी, लीगल एम्बिग्यूटी और इंटरप्रिटेशन के लिए एक रूम जो है क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए BNS को इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 5 द इंट्रोडक्शन ऑफ BKB इज क्रूशियल मॉडर्नाइजेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफ्लेक्टिंग द सिग्निफिकेंट इन टेक्नोलॉजी एंड द सोसाइटी सिंस 1872। इट रिकॉग्नाइजेज द वाइटल रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन allowing for digital records to be admissible and creating provision for electronic appearances। ठीक है, तो क्योंकि अब जो है 1800 की सेंचुरी तो रही नहीं, इतना मॉडर्न हो गया है, सब कुछ मॉडर्नाइज हो गया है, सारी टेक्नोलॉजी, सारी इन्फॉर्मेशन अब डिजिटलाइज हो गई है। तो हमारे बहुत सारे जो एविडेंस हैं वो पुराने जो लॉज हैं उसके हिसाब से वो परमिसिबल नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तो उन सारे जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है नए लॉज में, और नए लॉज में उसको रिकॉग्नाइज करके उसे एडमिसिबल किया गया है। दिस एक्सटेंड द स्कोप ऑफ सेकेंडरी एविडेंस टू इंक्लूड वेरियस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल कॉपी, इंट्रोड्यूसेस मोर प्रिसाइज एंड यूनिफॉर्म रूल ऑफ एडमिसिबिलिटी। ठीक है, तो ये एक्सटेंड करेगा कि इट्स अ स्कोप, दिस एक्सटेंड्स द स्कोप ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, तो ये सेकेंडरी एविडेंस जो होंगे, जो सपोर्ट करने के लिए होंगे मेन प्राइमरी एविडेंस को, उसका जो हमने स्कोप को बढ़ा दिया है, उसमें इंक्लूड कर दिया है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी होगी, मैकेनिकल कॉपी होगी, उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे और यूनिफॉर्मिटी थोड़ा लेके आया गया है। जो एडमिसिबिलिटी के रूल्स हैं, कौन कौन से एविडेंस को एडमिसिबल होंगे और कौन कौन से नहीं। समझ में आया क्या? इन द एज वेयर इन्फॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग डिजिटल, दिस अमेंडमेंट्स अलाइन द लॉ विद द कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन की एज है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है,
वहाँ उस एज में जो है हमारे जो लॉज हैं वो अभी भी पुराने हैं और एविडेंस के इकट्ठा करने के तरीके और एडमिसिबिलिटी के तरीके सब पुराने हैं, तो वो जो है अलाइन होंगे हमारी कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस के थ्रू न्यू बिल्स। समझ में आएगा? देयर इज़ अ बैकलॉग ऑफ ऑलमोस्ट 50 million cases stuck in Indian courts. 2/3 are the criminal cases concentrated in lower court. Efficient resolution of this is a function of definition of crime. For instance, 377 in IPC and procedure for criminal trial. Pendency won't come down only because of these bills, but they will help. Section by section bills have been redefined crime and made procedures simple. Before they become act, the bill has been referred to the committee in the process. One hope there is a more precision in the definition of crime is still left somewhat vague. Sedition is an instance, though the word is not specifically यूज़। ठीक है, तो बेसिकली हमारे यहाँ जो इतने सारे बैकलॉग हो गए हैं केसेस के, उसका कारण ये है कि बहुत सारी एम्बिगिटी है, बहुत सारा इंटरप्रिटेशन करने के चांसेस हैं, है ना। जो हमारे लॉज हैं वो उतने वेग हैं। ठीक, तो उस वेगनेस को ख़त्म करने के लिए जो लॉज हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो बिल हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और अभी अगर वो सिलेक्ट कमेटी के पास जाएंगे तो जो क्राइम की डेफिनेशन है वो और प्रिसाइज हो जाएगी, और जो हमारे अननेसेसरली जो एम्बिगिटी है जिसके कारण लोगों को जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन बहुत वाइड रहता है ना, उसको थोड़ा नैरो करने की ज़रूरत है। और ये सब पोटेंशियल कायमे हैं जो हमारे बिल लेके आ रहे हैं, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तीनों बिल, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म सिस्टम बन के जो है बहुत ज़्यादा बड़ा रिफॉर्म बनेगा इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल था। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है उसके बारे में बात करेंगे, अ टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप। ये आर्टिकल इंडिया स्विस पार्टनरशिप पे आया हुआ है जिसको 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। इस आर्टिकल में मेनली प्रीलिम्स के लिए जो है कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट दी हुई हैं। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो कि आपके पेपर में आ सकती है। ठीक है, आप अलग से इसको थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, जैसे कि वन रीसेंट कोलोबरेशन बिटवीन स्विस एंड इंडियन साइंटिस्ट हैज़ बीन द डेवलपमेंट ऑफ द लाइमस्टोन कैल्साइट क्ले सीमेंट, a climate friendly alternative to conventional cement that is responsible for up to 8% of CO2 emission globally। ठीक है, तो रिसेंटली साइंटिस्ट जो है इंडिया के और स्विट्ज़रलैंड के स्विस साइंटिस्ट दोनों ने कोलोबरेट करके जो है एक क्या बनाया है, लाइमस्टोन कैल्साइट क्ले सीमेंट। ठीक है, जो कि इको फ्रेंडली है और जो CO2 का एमिशन है वो 30 to 40% जो है कम कर रहा है। ठीक है, जो कि सस्टेनेबल है। बेसिकली जो सीमेंट इंडस्ट्री है उससे 8% ऑफ CO2 जो है ग्लोबली रिलीज़ होता है जो सीमेंट इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के कारण। ठीक है, तो कार्बन फुटप्रिंट के लिए LC3 इज़ अ 30-40% लेस कार्बन इंटेंसिव, इट कुड मेक अ टेंजिबल इम्पैक्ट इन रिड्यूसिंग ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट। The standard of the LC3 was published in the Gazette of India in June. This means the LC3 can now be used by Indian construction in the industry। तो LC3 जो है गैजेट में नोटिफाई कर दिया गया है और इसका जो है अब इस्तेमाल सीमेंट इंडस्ट्री कर सकती है, जिसके कारण 30 to 40% जो एमिशन है CO2 का वो कम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस आर्टिकल में। जो दूसरी चीज़ है इंपॉर्टेंट आर्टिकल में वो है कि जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है उसमें 4 कंट्रीज़ आती हैं। वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो ये EFTA में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंप्राइजिंग आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस आर्टिकल में आपके लिए और कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है जो हम लोग पढ़ेंगे वो है व्हाट इज़ पार्लियामेंट प्रिविलेज कमेटी, हाउ इट वर्क्स। बेसिकली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के MP हैं, आम आदमी पार्टी के जो राघव चड्ढा हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है और कमेटी को रिफ़र किया गया है उनका जो केस है प्रिविलेज कमेटी को। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर हैव सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटीज़ दैट एनेबल देम टू फंक्शन इफेक्टिवली इन देयर लेजिस्लेटिव रोल। तो जो MPs होते हैं पार्लियामेंट में उनको कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ इम्यूनिटीज़ दी गई हैं जिससे वो इफेक्टिवली अपने जो लेजिस्लेटिव रोल है उसको पूरा कर सकें। ठीक, इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ठीक है, और कलेक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक, जो कलेक्टिवली सारे मेंबर के हैं और पर्टिकुलरली इंडिविजुअल मेंबर्स के भी हैं। ठीक है, आर्टिकल 105 में इसके बारे में बात की गई है। When the Constitution framer made our founding document, it provided that the parliamentary privilege would be specified in a law made by parliament। ठीक है, तो आर्टिकल 105 में क्लियरली स्पेसिफाइड किया गया है कि पार्लियामेंट जो है लॉ बनाएगी किसके ऊपर, पार्लियामेंट प्रिविलेज के ऊपर। ठीक है, तब तक के नेशनल लेजिस्लेचर मेड सच अ लॉ प्रिविलेज वुड बी एंजॉयड बाय द हाउस ऑफ कॉमन, द लोअर हाउस ऑफ द UK पार्लियामेंट। ठीक है, जब तक कि ऐसा लॉ नहीं बन जाता है तब तक के जो प्रिविलेजेस हैं जो कि लोअर हाउस ऑफ कॉमन्स, लोअर हाउस ऑफ यूनाइटेड किंगडम है पार्लियामेंट के,
जो यूके की पार्लियामेंट है वहाँ पर जो लोअर हाउस है उनको जो प्रिविलेज मिलते हैं वही सारे प्रिविलेज कौन एंजॉय करेंगे, इंडिया के जो एमपीज़ हैं। ठीक है, 1978 में पार्लियामेंट ने डिलीट कर दिया था हाउस ऑफ कॉमन का रेफरेंस, लेकिन अभी तक के कोई भी लॉ नहीं बनाया गया है। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर देयरफॉर अ मिक्स ऑफ द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूज, हाउस प्रोसीजर्स, कन्वेंशन एंड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। ठीक है, जो भी जुडिशरी ने अपनी वर्डिक्ट दी है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड दैट द एमपी हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इम्यूनिटी फ्रॉम द जुडिशियल प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनीथिंग दे से एंड द वोट दे कास्ट इन द पार्लियामेंट। आर्टिकल 19 जो है उसको 105 में दिया हुआ है कि आर्टिकल 19 के अंदर इंडिया को जो है जो एमपीज़ हैं उसको प्रॉपर पूरी की पूरी फ्रीडम दी गई है, वो कुछ भी बोल सकते हैं जो चाहें वो, पर किसके अंदर रहना चाहिए, जो लॉज एंड प्रोसीजर हैं जो कि बनाई गई हैं हाउस में। ठीक है, लेकिन उनको पूरे राइट हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इम्यूनिटी है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। ऑल्सो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर द सिविल केसेस ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री सेशन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड बिफोर इट बिगिनस एंड आफ्टर इट एंड्स। ठीक है, तो 40 दिन पहले, 40 दिन बिफोर एंड आफ्टर कोई भी अगर सिविल केसेस हैं तो उनके लिए उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। क्रिमिनल केसेस के लिए किया जा सकता है लेकिन सिविल केसेस के लिए नहीं किया जा सकता जब तक कि सेशन चल रहा है। समझ में आया क्या? तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, प्रिविलेजेस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाउ डज़ द पार्लियामेंट एक्ट ऑन द ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज। ठीक है, तो पार्लियामेंट कैसे एक्ट करता है, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज़ गार्डियन ऑफ इट्स प्रिविलेजेस। ठीक है, तो जो हर हाउस होगा उसमें एक कमेटी बनाई गई है जो प्रिविलेज कमेटी है, और जो गार्जियन होगा उसका, उस हाउस का, वो खुद ही होगा। ठीक है, तो लोकसभा के मेंबर को जो है कौन गार्ड करेगा, लोकसभा, और राज्यसभा के मेंबर को कौन गार्डियन होगा, राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा हैव द अथॉरिटी टू टेक सुटेबल एक्शन अगेंस्ट एनीवन हु ब्रीचेस द प्रिविलेज ऑफ इट्स मेंबर और द कमिट कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। ठीक है, तो जो भी ब्रीच करेगा मतलब ब्रेक करेगा इस प्रिविलेजेस को, उसके खिलाफ जो है कौन एक्शन ले सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, देयर आर टू मैकेनिज्म बाय विच पार्लियामेंट टेक अप दिस मैटर। द फर्स्ट इज बाय द मेंबर रेजिंग द इशू ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड द हाउस डिसाइड्स ऑन इट। तो दो तरीके हैं जिसमें पार्लियामेंट इस मुद्दे को, इस मैटर को ले सकती है। फर्स्ट तरीका क्या है कि जो मेंबर होंगे, है ना, जिसका जो है, जिसके खिलाफ ब्रीच हुआ होगा, वो जो है वो मेंबर जो है क्या करेगा, रेस कर सकता है इस पॉइंट को, और फिर हाउस जो है डिसाइड करेगा कि इट्स अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और नॉट। बट लोकसभा एंड राज्यसभा यूजुअली सेंड द मैटर फॉर अ डिटेल एग्जामिनेशन टू देयर प्रिविलेज कमेटी। लेकिन जनरली क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा उस मैटर को कहाँ भेज देती है, डिटरमाइन करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए प्रिविलेज कमेटी को। जो प्रिविलेज कमेटी है वो स्टैंडिंग कमेटी है। ठीक है, इट वर्क्स कंटिन्यूसली फॉर ईयर। अपन ने बात किए थे पहले भी कि पार्लियामेंट्री कमेटी में दो तरह की कमेटी होती है, एक एडॉक होती है और एक स्टैंडिंग कमेटी होती है। उसमें जो स्टैंडिंग कमेटी है वो परमानेंट कमेटी होती है और प्रिविलेज कमेटी भी स्टैंडिंग कमेटी है। ठीक है, द कमेटी रिकमेंड्स द हाउस अ कोर्स ऑफ एक्शन विच इज़ देन एक्सेप्टेड बाई। तो जो कमेटी रिकमेंड करेगी हाउस को कोर्स ऑफ एक्शन, वो जनरली क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, द चेयरमैन ऑफ द लोकसभा कमेटी करेंटली इज़ द एमपी सुनील कुमार सिंह एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हरिवंश हेड्स द कमेटी ऑफ द अपर हाउस। ठीक है, तो एक मेंबर के नाम दिए हुए हैं। MP कैन ऑल्सो ब्रिंग मैटर ऑफ अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज टू द नोटिस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव हाउस। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन देन डिसाइड वेदर और नॉट टू सेंड द केस टू प्रिविलेज कमेटी। जो मेंबर होता है, जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस जो है, ये मैटर किसके सामने लेके आ सकता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने। ठीक है, फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि इस मैटर को जो है प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाए या फिर नहीं भेजा जाए। तो व्हाट काइंड ऑफ केसेस कम टू द कमेटी। ठीक है, तो अगर हम केसेस की बात करेंगे तो कौन कौन से केसेस हैं जो कमेटी में आते हैं, तो अपन लोग रिसेंट की बात करते हैं। जो राज्यसभा में MP हैव ब्रॉट एट 8 केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अगेंस्ट देयर कलीग्स। These are about video recording, unauthorized proceeding, grossly disorderly conduct, repeated submission of identical notices, disrespectful observation against chairman, misleading the media about the house proceeding and including the name of MPs in the motion without their consent। ठीक है, जो ये रिसेंट वाला है, MP का नाम बिना उनकी कंसिडरेशन के, बिना उनके कंसेंट के मोशन में डालना, इसी के कारण राघव चड्ढा को सस्पेंड किया गया था। ठीक है, उसके अलावा भी कई सारे जो मैटर हैं, जैसे कि अब डिसरिस्पेक्टफुल ऑब्जर्वेशन रहे चेयरमैन को, तो ये भी ब्रीच ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ जो हाउस है या फिर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में आता है। ठीक है, व्हाट एक्शन कैन द कमिटी टेक। द कमिटी ऑफ द प्रिविलेज हैज़ द पावर टू रिकमेंड टू द हाउस फॉर इट्स कंसिडरेशन द इशुएंस ऑफ एडमोनिशंस, रेप्रीमांड, सस्पेंशन एंड इन रेयर केसेस एक्सपल्शन। ठीक है, तो बेसिकली वार्निंग दे सकते हैं आप, एडमोनिशन मतलब वार्निंग हो सकता है। ठीक है, सस्पेंड कर सकते हैं और रेयर केस में उन्हें एक्सपेल भी किया जा सकता है हाउस से। द कन्वेंशन फॉलोड बाय द कमिटी ऑफ द बोथ द हाउसेज इज दैट इफ MP against whom a privilege matter is raised gives an unqualified apology, the issue is allowed to rest।
ये कन्वेंशन है कि अगर कोई एपोलॉजी दे देता है, अनकंडीशनल अनक्वालिफाइड एपोलॉजी, यानी माफ़ी मांग लेता है, तो फिर उसका मैटर वहीं ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है। इन वन रेयर केस इन 1978 द लोकसभा प्रिविलेज कमेटी रिकमेंड द एक्सपल्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का भी जो है प्रिविलेज कमेटी ने एक्सपल्शन का रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन जो नेक्स्ट लोकसभा थी उसने इसको इनवैलिड घोषित कर दिया। समझ में आया क्या? तो ऐसे कई सारे जो केसेस हैं उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे इन 2009 केस ऑफ बीजेपी एमपी डिस्प्लेइंग बंडल ऑफ कैशेज इन द लोकसभा ड्यूरिंग द डिबेट ऑन द कॉन्फिडेंस मोशन, द कमिटी हेल्ड देयर एक्शन टू बी अ कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। ठीक है। तो बीजेपी का जो एक एमपी है जो कि कैश का बंडल लेके लोकसभा में डिबेट करने के लिए पहुंच गया था कॉन्फिडेंस मोशन में, द कमिटी हेल्ड दिस इज अ कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। ठीक है। इट स्ट्रांगली कंडेम्ड दिस एक्शन एंड सेड इट होप दैट देयर विल बी नो रिकरेंस ऑफ सच इवेंट। तो इस तरह के इवेंट्स की दोबारा रिकरेंस ना हो, दोबारा ऑकरेंस ना हो, ऐसी उम्मीद करी जाती है। ठीक है। रिसेंटली इट हेल्ड दैट द वीडियो रिकॉर्डिंग the unauthorized proceeding of the upper house Congress MP Rajani Ashok Ranjan Patil was guilty of breach of privilege. It recommended the suspension she had already undergone be treated as a sufficient punishment. ठीक है। तो अभी रिसेंटली अनऑथोराइज तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही थी अपर हाउस में बाय कांग्रेस एमपी राजानी अशोक रन पाटिल के द्वारा, जो कि क्या है, गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। उनको सस्पेंड कर दिया गया था और जो उनका सस्पेंशन पीरियड था उसको कमेटी ने माना कि वो सफिशिएंट है पनिशमेंट के लिए। तो ये हमारा क्या था, प्रिविलेज कमेटी थी। ठीक है। ये अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा वो उसके बारे में बात करेंगे, मेकिंग यूरिया डिलीवर मोर। ये आर्टिकल प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में फर्टिलाइज़र से रिलेटेड हर साल या ऑल्टरनेट ईयर में एक ना एक क्वेश्चन आते ही रहता है, और मेंस के पर्सपेक्टिव से है क्योंकि एग्रीकल्चर GS 3 में जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। और ये सॉल्यूशन दिया हुआ है इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, क्रॉप यील्ड बढ़ाने का, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने का, और सॉइल की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने का। ठीक है। तो क्या है ये आर्टिकल, फोर्टिफिकेशन ऑफ यूरिया के ऊपर है। DAP एंड अदर कमोडिटी फर्टिलाइजर विथ माइक्रोन्यूट्रिएंट इज अ वे फॉरवर्ड फॉर बूस्टिंग क्रॉप यील्ड एंड मैक्सिमाइजिंग द यूज एफिशिएंसी ऑफ इंपोर्टेड न्यूट्रिएंट्स। तो जो हमारा फोर्टिफिकेशन है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ, वो वे फॉरवर्ड है काय के लिए, क्रॉप यील्ड बढ़ाने के लिए, और जो इंपोर्टेड न्यूट्रिएंट है उसको मैक्सिमाइज जो है मैक्सिमम यूज़ करने के लिए, उसको एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए। समझ में आया क्या? फोर्टिफिकेशन क्या होता है? ठीक है। फोर्टिफिकेशन जान लेंगे तो आधा तो आर्टिकल वैसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है। एडिशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर द पर्पस ऑफ एनरिचमेंट। यहाँ पर किसका एडिशन कर रहे हैं हम? न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स कौन से? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है। तो 3 तरह के फर्टिलाइजर जो होते हैं, एक होता है 3 तरह के जो है न्यूट्रिएंट होते हैं, एक प्राइमरी NPK, दूसरा होता है सेकेंडरी जो कि सल्फ़र, कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम, निकल। ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसका एडिशन जो है प्राइमरी में करने की बात की जा रही है, उसी को हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। समझ में आया क्या? क्यों है ये न्यूज़ में? लास्ट मंथ जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था यूरिया गोल्ड फर्टिलाइज़र, जो कि किसने डेवलप किया था? राष्ट्रीय कमर्शियल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड ने। इट इज़ बेसिकली यूरिया फोर्टिफाइड विथ सल्फ़र। तो यूरिया जो गोल्ड है उसमें क्या क्या है? नाइट्रोजन है और सल्फ़र है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 37%, और सल्फ़र की कितनी है? 17%। जनरली यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो कितना परसेंट होता है? 46%। समझ में आया क्या? तो बात करते हैं, नॉर्मल यूरिया कंटेन 46% ऑफ अ सिंगल प्लांट न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, और यूरिया गोल्ड हैज़ 37% नाइट्रोजन प्लस 17% सल्फर एंड एम एट 2 थिंग्स। तो 2 पर्पस हैं इसको। क्या पर्पस है? एक तो जो है हमारी जो सॉइल है वो क्या है? सल्फर डेफिशिएंट है, लेकिन हमारे जो फार्मर हैं उन लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता है, तो उन लोग क्या सोचते हैं, एक तो दूसरा पॉलिसीज़ ऐसी हैं, यूरिया बहुत सस्ता है, सब लोग फर्टिलाइज़र देखते हैं, फर्टिलाइज़र डालना है, और ये बिना सोचे समझे कि NPK में किसकी ज़रूरत है, वो क्या करते हैं? यूरिया खरीदते हैं और डाल देते हैं। उसके कारण सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, NPK रेशियो स्क्यू हो गया है, तो बहुत सारे तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। दूसरा क्या है कि जो हमारा सॉइल जो है सल्फ़र डेफिशिएंट है, और सल्फ़र डेफिशिएंट जो है क्यों? उसको इम्प्रूव करने के लिए हम जो है फोर्टिफाइड कर रहे हैं। ठीक है। ये सल्फ़र डेफिशिएंसी के कारण जो है हमारी जो सॉइल, हमारी जो प्रोडक्शन है ऑयल सीड का और पल्सेस का, उसके लिए जो है सल्फ़र बहुत ज़रूरी है, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं। तो उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने जो गोल्ड है, यूरिया गोल्ड, उसको इंट्रोड्यूस लॉन्च किया है मोदी जी ने। समझ में आया क्या? दूसरा पर्पस क्या है? टू इम्प्रूव द नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी। तो जो नाइट्रोजन की एफिशिएंसी है जो यूज़ करने की, उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। तो इंडिया में जो नाइट्रोजन एफिशिएंसी है, यूज़ एफिशिएंसी, वो 47% थी 60s में, और 2018 में 34% के आसपास हो गई है। लगातार जो नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी है वो घट रही है, मतलब कि जो 47% जो है नाइट्रोजन यूज़ हो रहा है ना, 1 किलो में सिर्फ 47 मतलब 470 ग्राम जो है प्लांट
नाइट्रोजन जो है उसमें यूज़ हो रहा है 1 किलो यूरिया में। ठीक है, पहले कब था ये 1960s में, अब तो 35% बस हो रहा है। बाकी 65 जो है 650 ग्राम 1 किलो में क्या हो रहा है, यूरिया बर्बाद हो रहा है। जो नाइट्रोजन है वो क्या हो रहा है बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो इस एफिशिएंसी को वापस बढ़ाने के लिए 35 से 50% करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। कोटिंग ऑफ एस ओवर यूरिया इंश्योर अ मोर ग्रेजुअल रिलीज ऑफ एन। जब हम कोट करेंगे सल्फर से, ठीक है, तो जो नाइट्रोजन की कोटिंग कैसे करेंगे हम, सल्फर से, तो नाइट्रोजन जो रिलीज़ है वो बहुत स्लो होगा, ग्रेजुअली होगा। विथ प्रोलॉन्ग यूरिया एक्शन द प्लांट स्टे ग्रीनर फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि नाइट्रोजन का रिलीज स्लोली होगा तो जो प्लांट होंगे वो लंबे समय तक ग्रीन रहेंगे। और फार्मर की क्या टेंडेंसी होती है, फार्मर की टेंडेंसी ये होती है कि जब तक के प्लांट ग्रीन है तब तक के वो यूरिया यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही येलो होता है वो फर्टिलाइज़र यूज़ करने लगते हैं। ठीक है, तो लंबे समय तक यूरिया अगर प्लांट अगर ग्रीन रहेगा तो फर्टिलाइज़र कम से कम यूज़ होगा, उसके कारण इंडिया का जो एप्लीकेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन है एंड यूज़ वो कम हो जाएगा फर्टिलाइज़र का। समझ में आया क्या? तो दो पर्पस हैं इसके, एक तो डेफिशिएंट सल्फ़र है उसकी डेफिशिएंसी को ख़त्म करना है, और दूसरा पर्पस है कि जो नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी है उसको ख़त्म करना है और एप्लीकेशन ऑफ यूरिया को कम करना है ताकि कंजम्पशन को कम किया जा सके। ठीक है, ये दो मेन पर्पस के कारण जो है हम यूज़ कर रहे हैं गोल्ड यूरिया, इसलिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं यूरिया की एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो यूरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फर्टिलाइज़र है, सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है इसका। 26 टन जो है मिलियन टन कंजम्पशन था 2009 में, और 35 मिलियन टन बढ़ के हो गया 2023-24 में या 22-23 में। ठीक है, तो 2013 से 17 तक के नीम कोटेड यूरिया के कारण थोड़ा कंजम्पशन कम हो गया था, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर में दोबारा कंजम्पशन बढ़ गया है। इसके कारण दो कंसर्न्स आ गए हैं। सबसे पहला कंसर्न ये है कि जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, 35 मिलियन टन में 7 मिलियन टन जो है इंपोर्ट होता है, और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचुरल गैस के ऊपर। ठीक है, नेचुरल गैस का मैक्सिमम पोर्शन जो हम इंपोर्ट करते हैं जिसके लिए हमें डॉलर देना पड़ता है वो काय में यूज़ होता है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र। ठीक है, ये प्रीलिम्स में आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट ये है कि इतना सारा जो है हमें इंपोर्ट में देना पड़ रहा है। ठीक है, और हमारा कंजम्पशन लगातार जो है यूरिया का बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात कही गई है, जो सेकंड कंसर्न है वो है नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी। लगभग 35% जो है नाइट्रोजन अप्लाइड थ्रू यूरिया इन इंडिया इज़ एक्चुअली यूटिलाइज्ड बाय क्रॉप टू प्रोड्यूस हार्वेस्टेड यील्ड। The balance 65% urea is unavailable to the plant, much of it lost through the release into the atmosphere as ammonia gas or leaching below the ground after converting into nitrate। ठीक है, तो सिर्फ 35% जो यूरिया है वो यूज़ हो रहा है प्लांट में, क्रॉप यूटिलाइज कर रही है टू प्रोड्यूस और हार्वेस्टेड यील्ड। ठीक है, बचा हुआ जो 65% है या तो वो एटमॉस्फेयर में अमोनिया बन के रिलीज़ हो जा रहा है, या फिर ग्राउंड के अंदर नाइट्रेट बन के चला जा रहा है, या फिर लीचिंग हो जा रही है, और उसके कारण जो है मतलब लीचिंग होने के कारण जो रेनफॉल है उसके कारण जो है ना, सॉइल क्वालिटी ख़राब हो रही है और यूट्रोफिकेशन हो रहा है, यूट्रोफिकेशन भी हो रहा है। समझ में आया क्या? Declining NUE from an estimated 48% in the early 1960 has resulted in farmer applying more and more fertilizer for the same yield। क्योंकि नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी कम हो गई है, इसलिए जो बार जो है यूरिया का एप्लीकेशन करना पड़ रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बैग्स लग रहे हैं। पहले एक बैग में हो जाता था, अब 3 बैग ऑफ यूरिया लग रहा है। उससे के कारण कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इंडिया के इम्पोर्ट भी बढ़ गए हैं, कंजम्पशन भी बढ़ गया है, और अननेसेसरली नेचुरल गैस को हमें यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब सॉल्यूशन की बात कर लें। अब प्रॉब्लम के बारे में बात हो गई तो इसका सॉल्यूशन है फोर्टिफिकेशन। ठीक है, फोर्टिफिकेशन क्या सॉल्यूशन है? देयर इज़ अ ग्रोइंग कंसेंसस इंक्लूडिंग इंडिया that the government cannot sustain the above increase in consumption of urea and even DAP, muriate of potash and other fertilizer containing just primary nutrient NPK। ठीक है, तो जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है उसके बारे में मैंने बताया था, वो NPK है। इसका जो कंजम्पशन है जो तेज़ी से बढ़ रहा है वो गवर्नमेंट सस्टेन नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र सब्सिडी देनी पड़ रही है, और सब्सिडी का बिल बहुत ज़्यादा होने के कारण वो अनसस्टेनेबल होते जा रहा है। ठीक है, कंट्री विद हार्डली एनी नेचुरल गैस और रॉक फॉस्फेट, पोटास एंड सल्फर रिजर्व शुड नॉट बियॉन्ड अ पॉइंट एनकरेज द कंजम्पशन ऑफ दिस कमोडिटी फर्टिलाइजर इन अ प्लेन विला फॉर्म। तो जिस कंट्री के पास न नेचुरल गैस है, ना रॉक फॉस्फेट है, पोटाश है, सल्फ़र के रिज़र्व हैं बहुत ज़्यादा, वो इस तरीके से जो है वेस्ट नहीं कर सकते और कंजम्पशन इतना ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, इंस्टेड दे मस्ट बी कोटेड विद अ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक, बोरोन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, आयरन, कॉपर एंड निकल। ठीक है, तो
उसके लिए क्या ज़रूरत है कि हमें इसको प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको मिक्स करना चाहिए सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स से और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से। तो प्राइमरी हैं सल्फ़र, प्राइमरी एनपीके, सेकेंडरी सल्फ़र, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो है जिंक, बोरोन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, आयरन, कॉपर एंड निकल। प्रीलिम्स के लिए एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। कोटिंग अलाउ यूरिया और डीएपी टू बी यूज्ड एज अ कैरियर प्रोडक्ट फॉर डिलीवरिंग सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप। तो जो हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट है वो एज अ क्या करेंगे, कैरियर की तरह यूज़ होंगे, है ना। इसके ऊपर लिपट करके जो है यूज़ किया जा सकता है ना, इसके ऊपर कोटिंग करके हम सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को क्या कर सकते हैं, प्लांट में या सॉइल में एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। इन एडिशन इट इम्प्रूव देयर ओन न्यूट्रिएंट ओन नाइट्रोजन एंड पी यूज एफिशिएंसी थ्रू syncretic effects and control release that it in the use of in case of urea help reduce losses through ammonia volatilization and nitrate leaching। ठीक है, तो वो वही सारी बातें जो हमने अभी की है कि कोटेड होगा तो जो ग्रेजुअल रिलीज़ होगा उसके कारण जो कंजम्पशन है यूरिया का वो कम हो जाएगा और जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या कहा है कि ये यारा इंटरनेशनल 25 बिलियन रेवेन्यू नॉर्वेन क्रॉप न्यूट्रिशन कंपनी हैज़ प्रोप्राइटरी प्रोकेट टेक्नोलॉजी फॉर कोटिंग ऑल कमोडिटी फर्टिलाइजर विथ अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो उन लोगों के पास जो है एक टेक्नोलॉजी है जिसे प्रोकोट टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, प्रोकोट टेक्नोलॉजी क्या कहा जाता है, ये बेसिकली क्या करती है, फोर्टिफिकेशन करती है जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उसका। ठीक है, किस में, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, उसकी जो इंडियन सब्सिडरी है उसका प्लांट कहाँ पर है, यूपी में बबराला में, जो कि संभल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, रिसेंटली उन लोगों ने क्या लॉन्च किया था, प्रोकोट जिंक। ठीक है, प्रोकोट जिंक क्या है, लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड फर्टिलाइजर है बेसिकली जिंक का। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा फार्मर ग्रोइंग पैडी यूजिंग अ मिक्स ऑफ 5 kg ऑफ जिंक सल्फेट विद अ 45 kg ऑफ यूरिया पर एकड़। ठीक है, तो जो पंजाब के जो फार्मर्स हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, जिंक सल्फेट विथ यूरिया, उससे जो है प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, 5 kg ऑफ जिंक सल्फेट इस्तेमाल कर रहे हैं एक 45 kg के बैग में यूरिया के, जिससे प्रोडक्शन और यील्ड वो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रही है। उसकी जगह इसमें कहा गया है कि जो पाउडर है उसको यूज़ कर रहे हैं। बीइंग अ पाउडर जिंक सल्फेट इज़ अ प्रोन टू लॉसेस ड्यूरिंग मिक्सिंग एंड एप्लीकेशन। ऑल्सो द माइक्रो न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स डू नॉट गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द यूरिया प्रिल्स विच आर 1-2 mm diameter. Procoat zinc by contrast a palm oil based suspension concentrated that the farmer can simply pour, mix and rub in their urea before application. तो हम ये कह रहा है कि जो जिंक का पाउडर है वो उड़ जाता है, उसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होता जब वो यूरिया में मिक्स किया जाता है। लेकिन जो जिंक प्रोकोट है वो एक लिक्विड है, कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड है, और उसको अगर आप मिक्स करते हैं, रब करते हैं, तो उसका यूनिफॉर्म लॉस भी नहीं होता है और यूनिफॉर्मली वो हर जो है यूरिया के पार्टिकल्स हैं जो छोटे छोटे जो यूरिया के प्रिल्स हैं उसमें मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है। देयर इज़ नो डस्ट लॉस्ट एंड एवरी सिंगल यूरिया प्रिल विल नाउ कैरी अ थिन लाइनिंग ऑफ जिंक। तो जो हर प्रिल छोटे छोटे ऐसे वो हैं अपना पार्टिकल्स हैं यूरिया के, उसमें जो है जिंक कोटिंग हो जाती है। समझ में आया क्या। इससे लेकिन थोड़ा कॉस्ट जो है ज़्यादा बढ़ जाता है 30-40 पर kg, क्योंकि जिंक प्रोकोट का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। समझ में आया क्या। हर्डल क्या है, प्राइसिंग है, क्योंकि जो कॉस्ट है वो थोड़ा बढ़ जाता है। यही प्राइसिंग जो है अट्रैक्टिव नहीं है, इसलिए जो है इस आर्टिकल में कहा गया है कि बेसिकली जो एंडिंग है इस आर्टिकल की वो यही है कि द कोटिंग शुड बी कैरिड आउट एट अ फैक्ट्री इटसेल्फ। तो जो कोटिंग है वो है ना जिंक को डायरेक्टली फोर्टिफाइड करके जो है कंपनी को बेचना चाहिए। कंपनी को है ना जिंक अलग से प्रोकोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बोरोन प्रोकोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको डायरेक्टली यूरिया में मिक्स करके यूरिया को बेचने की फोर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत है। उसके लिए गवर्नमेंट को जो है क्या करना चाहिए, जो प्राइसेस हैं उनको डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है, ताकि जो कंपनी है उनको प्रॉपर प्राइसेस मिल सके, थोड़ा प्रॉफिट मिल सके और वो प्रोडक्शन इन सब चीज़ों का बढ़ाया जा सके। ये हमारा जो है आर्टिकल था। ठीक है, हमारा जो लास्ट आर्टिकल है वो है वेकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, द डिबेट एंड द फैक्ट्स। ये आर्टिकल बेसिकली पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस, उसकी एक रिपोर्ट पे दिया गया है, कमेंट किया गया है। उसमें क्या कहा गया है कि जो कोर्ट वेकेशन है वो कॉलोनियल लेगेसी है और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको जो वेकेशन है वो एक के बाद एक करके जाना चाहिए छुट्टियों पे, ना कि एक साथ सारे के सारे लोग छुट्टियों पे जाएं, क्योंकि जो पेंडिंग ऑफ केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लिटिगेशंस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस हो जाता है लिटिगेंट्स को। इसलिए जो है पार्लियामेंट्री पैनल जो है उन लोगों ने ये रिकमेंडेशन दी है। तो वो रिपोर्ट क्या है, इन दिस 133rd रिपोर्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसेस एंड देयर रिफॉर्म द पार्लियामेंट्री पैनल हेडेड
by the BJP MP Sushil Kumar Modi reiterated a suggestion made by former Chief Justice of India RM Lodha on the कोर्ट वेकेशन अर्लियर। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट्री पैनल है जो कि किस पे बनी हुई है, जुडिशियल प्रोसेस एंड देयर रिफॉर्म के ऊपर, उन लोगों ने सजेशंस दिए हैं कि जो छुट्टियां हैं उसको कम करने की ज़रूरत है। द डिमांड फॉर डूइंग अवे विद द कोर्ट वेकेशन इज़ प्राइमरली ड्यू टू 2 फैक्टर्स। द रिपोर्ट सेज द ह्यूज पेंडेंसी ऑफ कोर्ट, लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा जो कोर्ट्स में केसेस हैं वो पेंडिंग है इंडिया में। और जो दूसरा है द इनकन्वीनियंस फेस बाय द लिटिगेंट्स ड्यूरिंग द कोर्ट वेकेशन। जो लिटिगेंट्स हैं उनको जो इनकन्वीनियंस होती है जब छुट्टी हो जाती है, जब देखो तब, तो उसके कारण बहुत सारा दिक्कत जाती है। बहुत सारे अंडर ट्रायल बेल वाले लोग रहते हैं, वो फंस जाते हैं अंदर जेल में, तो उन सबको जो इनकन्वीनियंस होता है उसके कारण जो छुट्टियां हैं उसको कम करने की ज़रूरत है। अ कॉमन मैन होल्ड अ परसेप्शन दैट डिस्पाइट हैविंग सच ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस देयर जजेस गो ऑन अ लॉन्ग वेकेशन। फर्दर ड्यूरिंग द वेकेशन द लिटिगेंट्स हैव टू सफ़र अ लॉट डिस्पाइट हैविंग अ हैंडफुल ऑफ वेकेशन कोर्ट्स और बेंचेस। ठीक है, तो कुछ बेंचेस बनाई जाती हैं वेकेशन जाते समय भी जो इमरजेंसी केसेस को डील करने के लिए, पर जो कॉमन परसेप्शन है कि इतने केसेस होने के बावजूद भी जो है कोर्ट के जो जजेस हैं वो छुट्टियां मना रहे हैं। इज़ दिस द फर्स्ट टाइम सेंटर हैज़ एक्सप्रेस सच अ व्यू? ऑब्वियसली नॉट। कई बार जो है ये व्यू एक्सप्रेस कर चुके हैं, जैसे कि रिसेंटली किरण रिजिजू हैं, उन्हें क्रिटिसाइज़ किया था जुडिशरी को लॉन्ग वेकेशंस लेने के लिए, इवन आफ्टर हैविंग अ लॉन्ग हाई नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जब तक कि ये रिजॉल्व नहीं हो सकता, जब तक कि न्यू सिस्टम ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वॉज पुट इन प्लेस, जब तक कि नया अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है लाया नहीं जाता, तब तक कि ये रिजॉल्व नहीं हो सकता। लाइक एनजेक अभी चल रहा है कॉलेजियम सिस्टम, समझ में आया? द गवर्नमेंट इज लर्न टू हैव रिक्वेस्टेड हाई कोर्ट टू एंश्योर दैट द कोर्ट फंक्शन फॉर एटलीस्ट 222 वर्किंग डेज। हाउएवर द पार्लियामेंटली फाउंड दैट द कोर्ट फंक्शन फॉर ओनली 200 डेज ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो जो पैनल है वो चाहता है कि कम से कम 222 दिन जो है हाई कोर्ट साल में काम करे। अभी ऑन एन एवरेज 210 दिन जो है काम किया जा रहा है हाई कोर्ट से। बिफोर दिस इन 2014 व्हेन द सुप्रीम कोर्ट नोटिफाइड इट्स न्यू रूल्स इट सेड दैट द पीरियड ऑफ समर वेकेशन शैल नॉट एक्सीड 7 वीक फ्रॉम द अर्लियर 10 वीक पीरियड। तो जो समर वेकेशन है वो 7 वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की जो रूल्स बनाया था उसने उसके ऊपर। ठीक है, दिस केम आफ्टर द लॉ कमीशन 230 रिपोर्ट एंड द मालीमत कमेटी रिपोर्ट मेड सिमिलर सजेशन। ठीक है, तो मालीमत कमेटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ये रिफॉर्म क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी 2002 में। कौन ने? अटल बिहारी गवर्नमेंट में बनाई गई थी। प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लीजिए, मालीमत कमेटी। ठीक है, इसके रिफॉर्म्स, इसके जो रिकमेंडेशन है उसको भी आप अलग से गूगल करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत समय से न्यूज़ में और आई नहीं है। ठीक है, what is this report recommended? In 2009 law commission is 230th report on reforms in judiciary. Some suggestions suggested that the court vacations may be cut down by 10 to 15 days at all level of judiciary to help कट द बैकलॉग ऑफ केसेस। तो इसने कहा था कि जो 230 लॉ कमीशन है 2009 में बना था, उसने क्या कहा था कि 10 से 15 दिन जो है छुट्टी और घटाई जा सकती है ना, ताकि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसको जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसको कम किया जा सके, जो बैकलॉग है उसको कम किया जा सके। बिफोर दैट इन 2000 द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमेटी ऑन रिफॉर्म ऑन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अंडर द जस्टिस VS मालीमठ। ठीक है, उसने क्या कहा था कि 21 दिन जो है रिड्यूस करने की ज़रूरत है छुट्टियों को। द मालीमठ कमेटी सजेस्टेड दैट द सुप्रीम कोर्ट शुड वर्क फॉर 200 डेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। और हाई कोर्ट जो है 231 दिन काम करना चाहिए। टोटल 21 डेज जो है क्या करने की ज़रूरत है? छुट्टियों को कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी जो करंट स्टेटस है वो क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। Supreme Court has 193 working days a year for its judicial functioning. The High Court function for approximately 210 days and Trial Court 245. तो Supreme Court 193, High Court on an average 210 और Trial Court 245 दिन काम करते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट हैव अ पावर टू स्ट्रक्चर देयर ओन कैलेंडर अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये प्रीलिम्स में आ सकती है। हाई कोर्ट के रूल्स जो है वो खुद बनाती है, छुट्टियों के जो कैलेंडर्स हैं उसके सुप्रीम कोर्ट अपने खुद बनाती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के नहीं बनाती है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन प्रीलिम्स के लिए बहुत। द सुप्रीम कोर्ट ब्रेक फॉर इट्स एनुअल समर वेकेशन विच इज़ टिपिकली फॉर 7 वीक स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ मे। द कोर्ट रीओपन्स इन जुलाई। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो टेक्स लॉन्ग वीक वेकेशन फॉर अ दशहरा, दिवाली एंड 2 वीक। तो समर वेकेशन लेते हैं, दशहरा वेकेशन लेते हैं और विंटर वेकेशन भी लेते हैं। डिस्पाइट द वेकेशन हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ मैनी वर्किंग डेज कंपेयर टू द हाईएस्ट कोर्ट इन अदर कंट्री। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की, उनके जो वर्किंग डेज़ हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। जैसे कि US की सुप्रीम कोर्ट है सिर्फ 79 डेज़ काम करती है। ठीक है,
sits for 79 days with no oral argument scheduled for the few months in between. The Supreme Court in Australia and UK, Singapore sit for 97, 189 and 145 days. तो अगर बाकी लोगों के कंपैरिजन में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा दिन काम करती है, ठीक है. व्हाट हैपन to the important cases during vacation? Generally a few judges are available to urgent cases when the court is in recess. Vacation benches comprising 2 or 3 judges hear important cases cannot wait. Such cases such as bail, eviction often find precedence in listing before vacation cases, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो नॉट अनकॉमन फॉर अ कोर्ट टू हियर इंपॉर्टेंट केसेस ड्यूरिंग वेकेशन, ठीक है. बहुत सारे केसेस हैं वेकेशन के समय में. कुछ जजेस होते हैं जो इमरजेंसी बेंचेस बनाई जाती है, लेकिन जैसे कि कोई बेल आ गई है, जैसे आर्यन खान की बेल आ गई थी, उस समय वेकेशन होने वाला था, फिर भी एक जो इमरजेंसी बेंच थी उनने सुनी थी. समझ में आया. तो इस तरीके से जो है वेकेशन के समय में डील किया जाता है, लेकिन ओवरऑल ज़्यादा बेंचेस नहीं रहती है, थोड़ी बहुत बेंचेस रहती है, उससे पेंडेंसी में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका कहना है कि छुट्टियां ज़रूरी इसलिए क्योंकि एक तो उनकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, दूसरा इतने बड़े बड़े जजमेंट लिखने के लिए उन्हें टाइम भी तो चाहिए, प्रोसेस भी तो करने के लिए टाइम चाहिए. तो इतने बड़े बड़े 10-10 हज़ार पेज के जजमेंट होते हैं, उसके लिए पर्टिकुलरली वो छुट्टी को यूटिलाइज़ करते हैं, आराम से बैठते हैं कहीं शांति से, और उस छुट्टी का यूटिलाइजेशन बाहर घूमने में नहीं मनाते हैं, ऐसा उन जजेस का मानना है, कहना है. उनका ये है कि जो छुट्टियाँ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो एक अच्छा जजमेंट दे सकें और बैलेंस बना रहे, है ना, वर्क कल्चर में, वर्क और सोशल लाइफ में भी, ठीक है. उनके मेंटल पीस के लिए भी ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है. समझ में आएगा. हमारा लास्ट आर्टिकल था. थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. थैंक यू.